स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले बजट में बिहार के किसान के लिए और राशि दी जाएगी। बिहार में दी गई राशि का सदुपयोग किया है और ऐसे में हम बिहार को और अधिक पैसा देंगे। केंद्रीय मंत्री पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसके पहले उन्होंने पुराना सचिवालय में कृषि योजनाओं की समीक्षा की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि उन्होंने तीसरी बार बिहार के कृषि प्रक्षेत्र की समीक्षा की है। इसके पहले बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने के साथ भी दिल्ली में अभी उन्होंने बैठक की थी। कृषि उन्नति योजना में बिहार को पहले कम पैसे मिलते थे, अब ऐसा नहीं है। बिहार ने अपने बजट का सही उपयोग किया है, अब इसे अधिक पैसे मिलेंगे। बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री ने बिहार के कृषि रोड मैप की जमकर तारीफ की। कहा कि इसके कारण बिहार ने कृषि क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति की और विकास भी किया है। राज्य में कृषि प्रक्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि मैसूर, अरहर और साथ ही साथ जितना किसान उपजाएंगे और बेचना चाहेंगे, केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि खरीद करेगी। कृषि मंत्री ने कहा है कि बिहार में मखाना, मशरूम, शहद, केला, लीची की अच्छी पैदावार होती है। इनके लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। बिहार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मांग की है। केंद्र सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी और फिर इसका निर्माण किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 24 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी भागलपुर आएंगे। वहां वे किसान सम्मान निधि का वितरण करेंगे। इसके अलावा वे कई अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन भी करेंगे। के मामले में तेजी से प्रगति और विकास कर रहा है। मैं कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत बिहार को कम पैसा मिलता था, लेकिन बिहार ने अपने बजट का पूरा उपयोग किया है। इस बार तो पर्याप्त पूरा पैसा मिल ही रहा है। अगले बजट में कृषि उन्नति जैसी योजनाओं के अंतर्गत बिहार के किसानों के कल्याण के लिए और ज्यादा राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। कुछ फसलों में बिहार के किसान चमत्कार कर रहे हैं। अभी और रिसर्च की जरूरत है, इसलिए बिहार ने मांग की है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फसलों के रिसर्च के लिए भी और उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बनाए जाएं। तो भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम भी करेगी। मखाने की खेती में मैनुअल काम बहुत होता है, तो मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण अगर हो जाएगा तो हाथों से कम काम करना पड़ेगा। उस दिशा में भी केंद्र सरकार कदम उठाएगी और किसानों का टैलेंट और सरकार की जितनी रुचि है और गंभीरता है खेती को आगे बढ़ाने की, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि विभाग भारत सरकार का उनको पूरा सहयोग करेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जनसुराज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पिछड़े समाज के 70 लोगों को टिकट देगी। जनसुराज न सिर्फ उन्हें टिकट देगी बल्कि चुनाव लड़ने के लिए संसाधन भी मुहैया कराएगी। उन्होंने एनडीए और महागठबंधन को चुनौती भी दी। उन्होंने दोनों मिलकर भी पिछड़े समाज को 70 लोगों को टिकट नहीं दे सकते हैं। और प्रशांत किशोर ने हाल ही में बीपीएससी छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए कहा कि हजारों करोड़ में सीटें बेची गई है। जब छात्रों ने पेपर लीक का विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। साथ ही लाठी चलाने वाली पुलिस ने किसी छात्र से उसकी जाति नहीं पूछी। पुलिस ने सभी पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई। इसीलिए अब समय आ गया है कि इस कड़ाके की ठंड में आपके बच्चों को लाठियों से पिटवाने वालों को सत्ता से हटा दिया जाए। इस बार लाठी की चोट का जवाब वोट की चोट से देना है। प्रशांत किशोर ने कर्पूरी ठाकुर के सपनों के समतामूलक समाज की बात करते हुए कहा कि नीतीश और लालू ने समतामूलक समाज के नाम पर पिछले 35 सालों में बिहार को बर्बाद कर दिया। पिछले 35 सालों में नेताओं ने सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ जनता को लूटा है। साथ ही इसके साथ प्रशांत किशोर ने समतामूलक समाज बनाने के लिए जन सुराज के 5 मंत्रों की जानकारी दी है और कहा कि भूमिहीनों को जमीन, सबको समान शिक्षा
रोजगार के लिए पूंजी की उपलब्धता से ही समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता है। अभी सिर्फ 8 जातियों के पास 2/3 जमीन है। बिहार में 100 में से 60 भूमिहीन हैं। जनसुराज सत्ता में आने पर 3 साल में भूमि सुधार लागू करेगी। अरे आपने अपने बच्चों के लिए कभी वोटे नहीं दिया, नहीं तो आपका बच्चा भी इस जाड़े के दिन में कहीं मजदूरी करने नहीं जाता। आपका बच्चा अभी आप देखे हैं ना, जितना गरीब का बच्चा है परीक्षा दिया, हजारों करोड़ रुपया लेकर बेचा है ना भाई? आप बताइए बेचा है कि नहीं बेचा है? ना आवाज नहीं आई, खाली सामने से आ रहा है। नौकरी बेचा है कि नहीं बेचा है? पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? लाठी कौन चलाया इस बार जाड़ा में? लाठी चला है ना? सबके बच्चों पर चला है। जब लाठी चला तो लाठी चलाने वाले ने नहीं पूछा कि आप कुशवाहा हैं कि यादव हैं, ब्राह्मण हैं कि दुसाध हैं कि मांझी हैं, सबको मारा है ना? जोर से बोलिए। अपने बच्चों को पीटते हुए देखा है कि नहीं देखा है? तो उसका हिसाब होना चाहिए ना। कब होगा हिसाब? इसी बार चुनाव में होगा ना हिसाब? लड़ाई लड़ी जाए ना। जिन लोगों ने आपके बच्चों को इस जाड़े के दिन में सड़क पर दौड़ाकर मारा है, उनको वोट का ऐसा चोट देना है कि 5 वर्ष तक कराते रहेंगे। भाजपा बोकारो जिला द्वारा संविधान गौरव अभियान के तहत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जयदेव राय ने की है। बता दें आपको कि कार्यक्रम अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई और बताया भी जा रहा है कि कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर हुआ है और केंद्रीय मंत्री द्वारा संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहब का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। बाबा साहब का कांग्रेस ने हमेशा से अपमान किया, जबकि भाजपा ने बाबा साहब का सदैव सम्मान किया और हमेशा करते रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में भाजपा समर्थित सरकार ने उनके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने और 1990 में उनका चित्र संसद में स्थापित करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया था। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की। भाजपा ने बाबा साहब के सम्मान में पंच तीर्थ स्थल भी विकसित किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सदैव अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ में संविधान का संशोधन किया, लेकिन भाजपा ने देश हित में संविधान का संशोधन किया। कांग्रेस हमेशा से दलित विरोधी और संविधान विरोधी पार्टी रही है। ये कांग्रेस की दलित और पिछड़े वर्गों के प्रति नफरत को दर्शाता भी है। आज कांग्रेस के नेता संविधान हाथ में लेके घूम रहे हैं, तो ये हम बताना चाहते हैं कि लोगों को कि ये हमेशा से संविधान के विरोधी रहे हैं। संविधान की रचयिता हमारे बाबा साहब को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और हम भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पंच तीर्थ है, बाबा साहब की जन्मस्थली से लेकर मोक्ष स्थली तक पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। बाबा साहब ये संविधान गौरव दिवस हम मनाते हैं और उसके साथ साथ जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान, उस दिन को भी हम बड़े रूप में हम मनाते। और अब खबर रांची से, जहां पर और माझी आपको बता दे थाना में क्षेत्र में क्रशर प्लांट में आगजनी और फायरिंग मामले में 2 उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने टीएसपीसी संगठन के उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। यहां पूर्व में उन्होंने आगजनी की थी। रांची पुलिस ने टीएसपीसी कमांडर विक्रांत समेत 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि 7 जनवरी को हुई आगजनी में विक्रांत के द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया और मांझी में क्रशर प्लांट पर हमला कर 2 वाहनों को जला दिया गया। आगजनी की घटना में शामिल उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इस दौरान ये सूचना मिली थी कि प्लांट में फिर से वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। सूचना मिलने पर सिल्ली डीएसपी और मांझी थानेदार ने
मामले की जांच पड़ताल के लिए टीम का गठन किया। गुंजा प्लांट पर बाइक सवार को घूमते हुए देखकर हिरासत में लिया गया। युवक से पूछताछ की गई तो पुलिस चौंक गई, क्योंकि वह युवक और कोई नहीं बल्कि टीएसपीसी का एक एरिया कमांडर विक्रांत जी था। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड स्थित तीर नगर, घोरमारा, खरगड़ी में आपको बता दें कि सैकड़ों स्थानीय लोगों का बिना नोटिस के ही घर तोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नेशनल हाईवे प्राधिकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। इन सभी क्षेत्रों में नेशनल हाईवे के लिए रोड बनाए जा रहे हैं, इसलिए सड़क की चौड़ीकरण को लेकर लोगों का जमीन लिया जा रहा है। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा नेशनल हाईवे के लिए जमीन लेने का तरीका गलत है। अधिकारियों की मनमानी को देखते हुए हर स्थानीय लोगों ने तीर नगर के समीप नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया है और जिला प्रशासन एवं देवघर के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना नोटिस दिए ही कई परिवारों का जमीन जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय पुलिस और नेशनल हाईवे के अधिकारी भी शामिल हैं। खबर झारखंड के बेरमो से। सेल डे के मौके पर बोकारो हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन हुआ है। बोकारो स्टील प्रबंधन के द्वारा यह अनोखी पहल की गई है। गांधी चौक के पास से बोकारो मॉल तक हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें रंग बिरंगे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बोकारो स्टील के निदेशक प्रभारी BK तिवारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आनंद लिया है और कार्यक्रम का समापन करते हुए BK तिवारी ने कहा है कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद सेल की स्थापना हुई थी। सेल लगातार अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है और हमारे उद्देश्य विकसित भारत का है, जिसे हम पूरा करेंगे। आज सेल दिवस है, जिसे हम सेल गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमने हैप्पी स्ट्रीट का जो समापन है आज के दिन ये निश्चित किया था, क्योंकि हैप्पी स्ट्रीट एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे शहर में काफी लोगों की बहुत सहभागिता रही है। तो हमने इस दिन को चुनाकर इसके लिए आज सेल दिवस में विभिन्न कार्यक्रम है। शाम को भी हमारे बोकारो में हमारे जो निवासी हैं उनकी प्रतिभा को लेकर के हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक मंच प्रदान करने का प्रयास है और खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में सिविल जज भर्ती 2022 पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नियमों का पालन न करने और न होने पर भी हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और विधि विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये मामला आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अंकों में छूट न देने के हैं और ऐसे में आपको बता दें कि अनारक्षित वर्ग के 17 पद भी बैकलॉग में शामिल कर लिए जाने का मामला है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सिविल जज भर्ती 2022 के पदों को 2023 नवंबर में विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें बैकलॉग सहित कुल 198 पद थे। इसमें सबसे बेमेंजिकल बात ये थी कि 17 पद इन्होंने अनारक्षित का भी बैकलॉग निकाल दिया, जबकि संवैधानिक रूप से अनारक्षित का बैकलॉग होता ही नहीं है। और जो मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा नियम 1994 है और इसमें 23/6 को जो संशोधन किया गया है, जिसमें OBC SC ST को क्वालिफाइंग मार्क्स और एलिजिबिलिटी में कोई भी इन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दिया है। इस की संवैधानिकता को आज चुनौती दी गई थी, जिस याचिका की सुनवाई माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ में थी। तो कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति जी ने बताया कि जो नियमों की एम्बिगुइटी है, जो विसंगति है, इसमें हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में कंसीडर करते हुए और मध्य प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और ये नियम संशोधित करने के लिए शीघ्र ही इसमें हो सकता पब्लिकेशन हो जाए।
अगली खबर का रुख करते हैं। 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जो है इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में फाइनल रिहर्सल की जा रही है और ऐसे में कलेक्टर राजेंद्र कटारा और प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय से स्थित आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण किया और इस दौरान जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह ने मुख्य अतिथि को भूमिका निभाई है और ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी और परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि को परेड निरीक्षण हेतु रिपोर्ट किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया। परेड निरीक्षण के बाद मुख्य अतिथि ने मुख्यमंत्री के संदेश का प्रतीकात्मक वाचन किया है। इस दौरान पुलिस के जवानों द्वारा राष्ट्रगान के धुन पर 3 बार हर्ष फायर किया गया। पुलिस के जवानों और स्कूली बच्चों ने पूरे गणवेश में मार्च पास्ट किया। परेड के मार्च पास्ट के पश्चात ही मुख्य अतिथि के साथ परेड कमांडरों का परिचय एवं ग्रुप फोटो का आयोजन भी किया गया। स्कूली बच्चों के द्वारा देशभक्ति गीतों पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुति दी और शुभकामनाएं भी दी। क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना ने रायपुर आकर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग मद से वायु गुणवत्ता सुधार किए जा रहे हैं और प्रबंधों को और नवाचारों की विस्तार से जानकारी भी ली है और उपयोगी सुझाव भी अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने रायपुर नगर निगम द्वारा शवदाह गृहों में नवाचार के तहत फिल्टर लगाए जाने के प्रोजेक्ट को सराहा और कहा कि इस दिशा में पहल करने वाला रायपुर संभवतः देश का पहला नगर निगम है और इसी तरह बीरगांव नगर निगम द्वारा सीएसआर अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण और पेड़ लगाए जाने के कार्य भी प्रशंसा इसकी की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि सामूहिक प्रयासों से स्वच्छ वायु की गुणवत्ता स्तर को और इसके स्तर तक पहुंचने के लिए रायपुर को सफलता मिलेगी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग मद से किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की है। रायपुर निगम द्वारा विस्तार से अवगत कराया गया कि अब तक 72,000 से ज्यादा पौधारोपण किया जा चुका है। सड़कों को धूल मुक्त रखने, सघन आवागमन वाले क्षेत्रों में जल छिड़काव के अलावा बीटी रोड और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक के धान खरीदी में पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले वर्ष 144,92,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस वर्ष अब तक हुई धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन के पार हो गया है। बैंक अधिकारी मनिकपुरी ने बताया है कि प्रदेश के 25,13,000 किसान धान बेच चुके हैं और धान खरीदी के एवज में बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत बताया भी जा रहा है कि अभी तक किसानों को 29,599 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। जांजगीर चांपा के नगर पंचायत नवागढ़ की निवासी महिला ने अपने पड़ोसी शेरा कर्श उर्फ लक्ष्मी नारायण कर्श पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने बताया है कि उनके पति का स्वर्गवास 2013 में हुआ, जिसके बाद वह अकेली रह गई और इस कठिन समय में शेरा कर्श ने सहारा देने का वादा किया और उनके साथ संबंध बनाए, लेकिन बाद में उन्हें धोखा दिया। शेरा कर्श ने बाद में दूसरी महिला से शादी कर ली। पीड़ित महिला का कहना है कि शादी के बाद भी शेरा ने उनके साथ संबंध बनाए रखे और महिला ने बताया कि वे शेरा के साथ चेन्नई गई, जहां उन्होंने राजगुरु मिल्स में काम किया है। वहां पर दोनों पति पत्नी की तरह 6 महीने तक साथ रहे, लेकिन काम खत्म होने के बाद शेरा ने उन्हें वापस नवागढ़ लाकर उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। एक लड़का है मोर पड़ोसी शेरा कर्स उर्फ लक्ष्मी नारायण कर्स, ये 10 साल तक मोर बीवी की तरह यूज करे, ओकर बाद में तो धोखाधड़ी करे। केस भी कर चुके रहे, थाना में भी रिपोर्ट दर्ज है, थाना में फाइल दर्ज है अपराध के नाम से। ओकर
या कोर्ट में पेशी भी चला थी। 7 दिसंबर के आखिरी फाइनल पेशी रही। अभी 7 दिसंबर के फाइनल पेशी रही तो मतलब जेल होत रही से तो वो पर्ची के जमानत में छूटे। अभी केस चला 3 साल से ज्यादा हो गए और सजा मिला है। बस घर मारपीट करते, गाली गलौज करते, गला दबा के जान से मारे की कोशिश करते। शासन प्रशासन से मैं बस सजा के लिए मांग कर रहा हूँ। जनपद कानपुर देहात में यूपी दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जहां केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की तो वहीं विपक्ष पर इशारों में तगड़ा प्रहार कर दिया। इस दौरान उन्होंने एनडीए में सब ठीक होने की बात कही है और मिलकर कार्य करने की बात भी कही है। साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव में विकास के मुद्दों पर मैदान पर जाने की बात कही है। दरअसल यूपी के स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद कानपुर देहात के इको पार्क में भव्य यूपी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के कैबिनेट मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने शिरकत की। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। प्रभारी मंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को चेक वितरित किए और उन्होंने मेधावी बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया। योगी मोदी ने गले लगाया। हम लोग इस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तर प्रदेश बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। और रहा सवाल राजनीतिक, जो आपने हमारे साथी ने पूछा कि भाई अनप्रिया है, नाराज है। नाराज जनता होती, नाराज कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि वो आवाज होते हैं। वो हम लोग उनके वकील हैं। उनकी वकालत पहुंचाना, उनकी आवाज को पहुंचाना अभिभावक तक, उसको नाराजगी नहीं कहा जा सकता, उसे संदेश कहा जाता और उस पर विचार होता, उनके समस्याओं का समाधान। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से लोग कार्यकर्ता रहते हैं, उनके वर्कर रहते हैं। जो चीजें समर्थक जेडीयू के बिहार में हैं वो मणिपुर में शायद नहीं होंगे। मणिपुर में जो समर्थक भाजपा के हैं वो जो है शायद बिहार में कम है। हम कह रहे हैं कि आज के दिन में उनका निर्णय लेने का पावर उनका, उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन आज हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोग जिस मुद्दे के लिए आए हैं, समाज के मुद्दे को हल कराने के लिए, इस प्रदेश को बिका, वो मुद्दा हम लोग पूरा करेंगे। शुक्रवार को अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई जो विभाग है उसके द्वारा आयोजित वृहद प्रदेश स्तरीय एक समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से समरकुल ग्रुप के चेयरमैन संजीव कुमार गुप्ता को राज्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिकल श्रेणी में ये राज्य पुरस्कार केवल समरकुल होम अप्लायंसेज लिमिटेड गाजियाबाद को ही प्राप्त हुआ है। बेहतर उत्पादन और रोजगार का सृजन करने के लिए समरकुल को यह पुरस्कार दिया गया है। बता दें कि इस लखनऊ में आयोजित इस समारोह में उत्तर प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के स्थापित उद्योगपतियों को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राज्य पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया ताकि प्रदेश में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित किए जा सके। लगभग 3 महीने पूर्व भी गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समरकुल ग्रुप के चेयरमैन संजीव कुमार गुप्ता को समरकुल की ग्रोथ एवं उत्पादन विस्तार के लिए 30 करोड़ रुपए का चेक सौंपा था और राज्य पुरस्कार मिलने पर संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व ही समरकुल ने प्रदेश सरकार की ओर से लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर समिट में भाग लिया था, जिसमें समरकुल ने भी प्रदेश सरकार के समक्ष इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा करार साइन किया था। इसी कड़ी में समरकुल ने अपनी उत्पादन की क्षमता एवं गुणवत्ता के साथ साथ रोजगार सृजन के मानदंडों को स्थापित करते हुए प्रदेश में इलेक्ट्रिकल श्रेणी में राज्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपना स्थान बनाया। यूपी के कानपुर देहात में पिता और सौतेले भाई की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बीती 19 जनवरी को डेरापुर कोतवाली क्षेत्र के मवई मुक्ता गांव निवासी पूर्व सैनिक सिद्धनाथ की पहली पत्नी रानी देवी के पुत्र बॉबी उर्फ पुष्पराज ने पिता और दूसरी पत्नी नन्नी के पुत्र अमित उर्फ बीरू की संपत्ति के विवाद के चलते बेड़ामऊ
गांव में छठी कार्यक्रम के दौरान विवाद के बाद डंडे से पीट कर पिता और सौतेले भाई को मौत के घाट उतार दिया। वहीं 20 जनवरी को मृतक सिद्धनाथ की दूसरी पत्नी नन्नी ने सौतेले पुत्र आरोपी बॉबी और उसकी पत्नी रंजना के खिलाफ तहरीर देकर डंडे से पीट कर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रायबरेली में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। महिला और बच्चे भी जमकर वीडियो में मारपीट करते हुए देखे जा सकते हैं। घर के अंदर घुसकर जमकर उत्पात मचाया गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। बछरावा अंतर्गत जो है नवपुरवा गांव है, यहाँ पर लवकुश चौरसिया नाम की व्यक्ति है जिनकी हत्या कर दी गई है। हत्या ब्लंट ऑब्जेक्ट को सर से वार करके किया गया है। ये अपनी यहाँ पे एक दुकान बनी हुई है इनकी, उसी के ऊपर छत पर इनकी हत्या की गई है और पुलिस हत्या के कारण की तलाश कर रही है और पंचायतनामा की कार्रवाई कर ली गई है और मोर्चरी बॉडी को भेज दिया गया है और पुलिस जल्द ही इसका अनावरण करेगी। वहीं महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार के संकल्प को साकार करते हुए शुक्रवार को सेक्टर 7 में अद्भुत ड्रोन शो का आयोजन किया गया। यूपी पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस शो में सैकड़ों ड्रोन की मदद से आसमान में जीवंत आकृतियों का प्रदर्शन किया गया। ड्रोन शो में श्रद्धालुओं ने देवताओं को अमृत कलश पीते हुए देखा और इसके साथ ही समुद्र मंथन की दिव्य झांकी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यूपी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झांकी ने शोभा बढ़ाई है और ड्रोन के जरिए आसमान में महाकुंभ और उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो भी उकेरा गया। बता दें कि जिससे सभी को आकर्षित भी जिसने सभी को किया है और बताया भी जा रहा है कि शंख बजाते हुए साधु और संगम में स्नान करते हुए सन्यासी की छवि भी बेहद आकर्षक रही। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।